कभी कभी हम लोग कहीं नए जगह में जाते हैं या फिर कहीं पुरानी जगह में भी ऐसा होता है कि अचानक से छींकना आ जाता है। स्नीजिंग वीजिंग अचानक से आ जाता है और जिसका रीजन हम लोग को पता नहीं होता है। बिना किसी रीजन का छींकने आ जाता है, स्नीजिंग वीजिंग आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हैं क्या? ये एक्चुअली इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और जब हम उस एंटीजन के कनेक्शन में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के उस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। तो ऐसे केसेस में हमें स्नीजिंग आ जाता है या फिर रनी नोज भी होता है। स्नीजिंग के अलावे रनी नोज होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होता है, ओके, होने लगता है। तो इसी को बोला जाता है एलर्जी। तो एलर्जी क्या हो गया? द एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू एंटीजेन। ओके, तो एंटीजेन, इन्वायरमेंट में जो एंटीजेन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। और एलर्जी का सिम्टम्स क्या होता है? एलर्जी का सिम्टम्स होता है स्नीजिंग, wheezing, difficulty in respiration, runny nose. These are the symptoms of allergy. Okay? तो जिस सब्सटेंस की वजह से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है उस सब्सटेंस को एलर्जेन बोलते हैं। ओके, तो एलर्जेन क्या हो गया? जिसकी वजह से एलर्जी उत्पन्न होता है, जिस सब्सटेंस की वजह से एलर्जी उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड एलर्जेंस। जैसे एग्जांपल के लिए जो धूल कण होते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे धूल कण होते हैं, तो धूल कण में जाने के बाद अचानक से स्नीजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, नोज से बहना शुरू हो जाएगा, रनी नोज। ओके, कभी कभी डिफिकल्टीज इन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगता है। अचानक से यहाँ पे धुआं फैल जाए, तो धुआं फैलने के बाद क्या होता है? हमें रेस्पिरेशन में या फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगता है। तो मतलब ये एलर्जी हो गया। ओके, तो माइट्स ऑफ डस्ट, डस्ट का जो माइट्स होता है, पॉलेन से भी एलर्जी काउज होता है, जिसको पॉलेन एलर्जी कहते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोग पॉलेन एलर्जी देखेंगे। ओके, एनिमल डेंड्रफ जो होता है, डेंड्रफ से भी एलर्जी काउज होता है। अलग अलग पर्सन को अलग अलग चीजों से एलर्जी हो सकता है। आप लोग एलर्जी टर्म सुने ही होंगे कि मुझे इस चीज से एलर्जी है, ओके, मैं इस चीज से दूर रहता हूं। तो ये हो गया आपको एलर्जी। ओके, एलर्जी एक्चुअली क्यों होता है? तो हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल मीन्स डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, डब्ल्यूबीसी का ही टाइप्स होता है मास्ट सेल। तो मास्ट सेल एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, हिस्टामिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये केमिकल सब्सटेंस है कुछ जो कि मास्ट सेल रिलीज करता है एलर्जेंस के अगेंस्ट, और इसी की वजह से एलर्जी होता है। ओके, तो एलर्जी इज काउज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ओके, और एलर्जी का ट्रीटमेंट कैसे है? एलर्जी का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जनरली किस ड्रग का यूज करेंगे? एलर्जी उत्पन्न हो रहा है हिस्टामिन की वजह से, तो मतलब जिस ड्रग्स का यूज करेंगे वो हिस्टामिन के अगेंस्ट होना चाहिए। तो मतलब क्या? एंटी हिस्टामिन। ओके, तो एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन का यूज करते हैं। इसके अलावे एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स, ये सब ड्रग्स का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ओके, किसी पेशेंट में एलर्जी है या नहीं है, इस चीज को हम लोग कैसे पता करेंगे? इस चीज को पता करने के लिए हम कुछ पॉसिबल एलर्जेंस को लेते हैं, और पॉसिबल एलर्जेंस को लेने के बाद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस
इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी में बहुत कम डोज इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद यदि पेशेंट में एलर्जी उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग पता कर लेते हैं कि उसमें एलर्जेंस यही है। ओके, जैसे सपोज दैट मान लीजिए पॉलन ग्रेन ले लिए और पॉलन किसी पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस किए या फिर किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस किए, देखिए कि उसको एलर्जी हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि इस पर्सन को पॉलन से एलर्जी है। ओके, तो इस तरह से किसी भी पेशेंट में एलर्जी के रीजन को जाना जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। ओके, जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज में ज्यादातर बच्चे एलर्जी अस्थमा से सफर हैं। ओके, मतलब मेट्रो सिटीज में ज्यादातर बच्चों को एलर्जी और अस्थमा होता है। क्यों, आखिर मेट्रो सिटी में ही ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि जो मेट्रो सिटीज के बच्चे होते हैं उसको पहले से ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, मतलब कहीं पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में जाने नहीं देता है, हमेशा एकदम सेफ रखा जाता है। तो अचानक से यदि किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में चले गया तो उसे एलर्जी होने की संभावना होती है। ओके, तो इसलिए मेट्रो सिटीज में ज्यादातर एलर्जी और अस्थमा का केसेस देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीजें हो गया कुछ एलर्जी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? हम लोग तो इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं और इम्यूनिटी के बारे में जान भी चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्षमता होता है कि किसी भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट वो फाइट करता है। लेकिन ये रीजन अभी तक नहीं जाना गया है कि आखिर बॉडी में ऐसा क्षमता क्यों होता है कि ये फॉरेन एंटीजन को पहचान लेता है और जो बॉडी का सेल है उसको पहचान नहीं पाता है। इस रीजन को अभी तक कोई जान नहीं सका है, तो इस पे रिसर्च चल रहा है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम या फिर हमारा बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान नहीं पाता है, और ऐसे केसेस में क्या होता है कि बॉडी सेल्फ सेल को ही अटैक कर देता है। ओके, और सेल्फ सेल के अटैक होने की वजह से जो डिजीज उत्पन्न होता है, ऐसे डिजीज को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, या फिर इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज क्या हो गया? Disease which is caused by the attack of self cell, that is called autoimmune disease. Autoimmune disease जेनेटिक रीजन से काउज हो सकता है या फिर कोई भी अननोन रीजन से काउज हो सकता है। ओके, इसका एग्जांपल है रिमेटोइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, रिमेटोइड अर्थराइटिस क्या होता है? तो जो पैर के ज्वाइंट्स होते हैं, घुटने या फिर हाथ के ज्वाइंट्स होते हैं, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ रिमेटोइड अर्थराइटिस। ओके, और ये हमारा ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को अटैक कर लेता है। ओके, इसके अलावे क्रॉन्स होते हैं जो कि गट के टिश्यू में अटैक होता है, गट का टिश्यू, इसको क्रॉन्स बोला जाता है, ये भी ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ओके, तो यहीं पे हम लोग ऑटो इम्यूनिटी की भी कहानी समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।